औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th, जैसा कि आप जानते हैं कि हम सरफेस केमिस्ट्री का लास्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। हमारा लास्ट टॉपिक जो है सरफेस केमिस्ट्री का, दैट इज़ कैटालिसिस। इसके बारे में मैंने कल आपको थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन दे दी। मैंने आपको बता दिया कि कैटालिसिस जो है, it is a phenomena in which a catalyst is used to increase the rate of the chemical reactions। तो इस कैटालिसिस में सबसे पहला पॉइंट जो है वो कैटलिस्ट है। व्हाट्स अ कैटलिस्ट? तो जैसे मैंने कल आपको बता दिया, कैटलिस्ट इज अ सबस्टेंस which changes the rate of a reaction without being used by itself। यानी खुद तो ये चेंज नहीं होता है, ये ऐसे ही रहता है। सिर्फ रिएक्शन की रेट जो है ये चेंज करता है, इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है। तो इसी हिसाब से हम ये जो कैटलिस्ट्स हैं दो तरह के होते हैं। एक को हम कहते हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट which increases the rate of the reaction, the catalyst which increases the rate of the reaction, जिसमें मैंने आपको कल एग्जांपल दी थी मैग्नीज डाइऑक्साइड की, जो डिकम्पोजिशन ऑफ पोटेशियम क्लोरेट को इंक्रीज कर रहा है। इसको हम पॉजिटिव कैटलिस्ट कहते हैं और फिनोमेना को हम पॉजिटिव कैटालिसिस, यानी कैटलिस्ट का रिएक्शन के दौरान इस्तेमाल करना ताकि रेट ऑफ द रिएक्शन चेंज हो जाए, दैट फिनोमेना इज कॉल्ड एज कैटालिसिस। तो अभी कैटालिसिस जो है या कैटलिस्ट जो है दो तरह के हैं। पॉजिटिव कैटलिस्ट जो रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीज करता है, और दूसरा कैटलिस्ट है जिससे हम नेगेटिव कैटलिस्ट कहते हैं। तो जाहिर सी बात है, नेगेटिव कैटलिस्ट जो होगा इट विल डिक्रीज द रेट ऑफ ए रिएक्शन। ये रेट ऑफ द रिएक्शन जो है डिक्रीज करता है। ऐसे कैटलिस्ट को हम नेगेटिव कैटलिस्ट कहते हैं। जिस तरह से मैंने आपको कल बताया था कि एस्टेनोलाइड या फास्फोरिक एसिड जो है वो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है उसको डिक्रीज करते हैं। तो इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट टर्म जो हम इस्तेमाल इसमें करते हैं, दैट इज पॉइजन्स एंड प्रमोटर्स। पॉइजन्स, POISONS, पॉइजन्स, और दूसरे हैं प्रमोटर्स। सिंपल सी बात है, ये पॉइजन्स जो हैं दीज आर द सबस्टेंसेस which are used या which when used along a catalyst decrease the rate of the reaction, यानी कैटलिस्ट जो है, जैसे हमने आपको ऊपर कहा कि एक्चुअली कैटलिस्ट दो तरह के हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। एक रेट इंक्रीज करता है, दूसरा डिक्रीज करता है। अगर हम सिंपल ये टर्म कैटलिस्ट इस्तेमाल करेंगे तो इसका मतलब है पॉजिटिव कैटलिस्ट, यानी विच इंक्रीज द रेट, और हम जनरली पॉजिटिव कैटलिस्ट ही इस्तेमाल करते हैं। अब अगर हम पॉजिटिव कैटलिस्ट के साथ कोई और सब्सटेंस ऐड करेंगे और फिर अगर वो सब्सटेंस
रेट ऑफ द रिएक्शन डिक्रीज करता है, तो ऐसे कैटलिस्ट को हम पॉइजन कहते हैं। सब्सटेंस विच आर यूज्ड along a catalyst decrease the rate of the reaction are called catalytic poisons। इन्हीं हम कैटेलिटिक पॉइजन्स कहते हैं, जो रेट ऑफ द रिएक्शन या कैटलिस्ट की एक्टिविटी को जो कम करते हैं। मैंने बता दिया कैटलिस्ट का काम है रेट ऑफ द रिएक्शन इनक्रीज करना। आप अगर इसी कैटलिस्ट के साथ कोई ऐसा सब्सटेंस डाल दिया जाए जो इस कैटलिस्ट की एक्टिविटी को डिक्रीज करेगा, यानी जो रेट ऑफ द रिएक्शन को डिक्रीज करेगा, यानी कैटलिस्ट को अपना पूरा काम करने नहीं देगा, उसी को हम कैटेलिटिक पॉइजन कहते हैं। ठीक है ना? तो ये बात नोट करके रखिए, अगर हम सिर्फ कैटेलिटिक पॉइजन को ही इस्तेमाल करेंगे, कैटलिस्ट को इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो ये कुछ भी नहीं करता है, कोई काम नहीं करता है। हाँ, जब हम इसको कैटलिस्ट के साथ इस्तेमाल करते हैं तब जाके ये अपनी एक्टिविटी दिखाता है। अगर कैटलिस्ट के साथ इस्तेमाल करके इसने रेट ऑफ द रिएक्शन को डिक्रीज कर दिया तो फिर ये एक्ट करता है एज ए पॉइजन। इसकी एग्जाम्पल है आर्सेनिक और कार्बन मोनोऑक्साइड जो हैं, दीज आर यूज्ड एज कैटलिस्ट्स। अगर ये हम इस्तेमाल करेंगे तो ये कैटेलिटिक पॉइजन्स एक्ट करते हैं। दैट मीन्स दे डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ द कैटलिस्ट, दे डिक्रीज द रेट ऑफ द रिएक्शन। तो दूसरे तरह का जो सब्सटेंस है जिसको हम नाम देते हैं प्रमोटर्स, ये बात नोट करके रखिए, पॉइजन और प्रमोटर्स जो हैं ये खुद कैटलिस्ट नहीं हैं। हाँ, ये तब काम करते हैं जब हम इनको कैटलिस्ट के साथ इस्तेमाल करते हैं। तो प्रमोटर्स जो होते हैं ये पॉइजन का अपोजिट इफेक्ट दिखाएगा। अगर पॉइजन रेट ऑफ द रिएक्शन डिक्रीज करता है तो प्रमोटर जो है ये रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीज करेगा। या अगर हम इस तरह कहेंगे पॉइजन जो है ये कैटलिस्ट की एक्टिविटी डिक्रीज करता है, प्रमोटर जो होगा इट विल इंक्रीज द रेट ऑफ द रिएक्शन और इट विल इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ द कैटलिस्ट। Substances which are used along a catalyst, substances which are used along a catalyst and increase the activity या increase the rate of the catalyst, increase the activity of the catalyst और increase the rate of the reaction। कैटलिस्ट तो पहले ही से ही रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीज कर रहा है, जब हम इसके साथ प्रमोटर को ऐड करेंगे तो रेट ऑफ द रिएक्शन फर्दर इंक्रीज हो जाती है। तो ऐसे सब्सटेंसेस को प्रमोटर्स कहते हैं और कॉल्ड एज प्रमोटर्स। इन्हीं को हम प्रमोटर्स कहते हैं। तो प्रमोटर की एक एग्जांपल है मॉलिब्डिनियम। मॉलिब्डिनियम जो है इट इज यूज्ड एज अ प्रमोटर along with iron as a catalyst in the manufacture of ammonia by Haber's process। manufacture of ammonia by Haber's process। जब हम अमोनिया मैन्युफैक्चर करते हैं, आप पढ़ेंगे पी ब्लॉक में हम पढ़ते हैं मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया बाय हैबर्स प्रोसेस। तो इस प्रोसेस में हम आयरन एज ए कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं। अब अगर हम आयरन के साथ मॉलिब्डिनियम को भी इस्तेमाल करेंगे तो ये मॉलिब्डिनियम जो है ये इस आयरन की एक्टिविटी को फर्दर इंक्रीज करता है। दैट मीन्स रेट ऑफ द रिएक्शन गेट्स फर्दर इंक्रीज। तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम प्रमोटर्स कहते हैं। यहाँ पर मैं एक बात और बता दूं, जैसे हमने कहा कि पॉइजन जो हैं ये रेट ऑफ द रिएक्शन डिक्रीज कर रहे हैं, कैटलिस्ट की एक्टिविटी को डिक्रीज कर रहे हैं, और प्रमोटर्स जो हैं ये कैटलिस्ट की एक्टिविटी को इंक्रीज कर रहे हैं। दरअसल ये जो कैटलिस्ट्स होते हैं ये रेट ऑफ द रिएक्शन जो इंक्रीज करते हैं, क्यों करते हैं? इस वजह से कि कैटलिस्ट जो होता है इसकी सरफेस पे कुछ एक्टिव साइट्स होते हैं, या आप इंशाल्लाह बाद में पढ़ेंगे जब हम आगे जाएंगे। तो प्रोसेस ऑफ कैटलिसिस जो है या थ्योरी ऑफ कैटलिसिस जो है इसमें हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे। तो कैटलिस्ट जो होता है ये एक्चुअली इसकी सरफेस पे एक्टिव साइट्स होते हैं। तो रिएक्टेंट्स इन्हीं एक्टिव साइट्स के साथ अटैच हो जाते हैं या एब्जॉर्ब हो जाते हैं, जिस वजह से रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कैटलिस्ट पे इंक्रीज हो जाती है। तो कंसंट्रेशन इंक्रीज होने की वजह से रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीज हो रही है। यानी कैटलिस्ट जो है ये कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इंक्रीज करता है ऑन इट सरफेस, जिसकी वजह से रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीज होती है।
और अब ये जो पॉइजन है, जब हम पॉइजन भी डालते हैं तो पॉइजन इन में से क्या करता है, जो एक्टिव साइट्स कैटेलिस्ट पे हैं, ये पॉइजन इन एक्टिव साइट्स के साथ अटैच हो जाता है। तो इस तरह से पॉइजन जो होते हैं, दे डिक्रीज द एक्टिव साइट्स ऑन द सरफेस ऑफ कैटेलिस्ट। उसी वजह से पॉइजन यूज करने से रेट ऑफ द रिएक्शन डिक्रीज हो रही है। और जहां तक प्रमोटर्स का ताल्लुक है, इसका फिनोमेना या इफेक्ट जो है दैट इज कंप्लीटली अपोजिट टू दैट ऑफ पॉइजन। यानी अगर पॉइजन एक्टिव साइट्स डिक्रीज कर रहे थे, तो प्रमोटर जब हम इस्तेमाल करते हैं, प्रमोटर जब एब्जॉर्ब होता है ऑन द सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट, इट इंक्रीज द नंबर ऑफ एक्टिव साइट्स। तो जब नंबर ऑफ एक्टिव साइट्स इंक्रीज होगा, देन मोर एंड मोर ऑफ द रिएक्टेंट्स विल गेट एब्जॉर्ब्ड on the surface of the catalyst, which will lead to the increase in the concentration of the reactant. Naturally, rate of the reaction will get increased. ठीक है ना? So these were the 2 points, poisons and promoters. तो अब हमारे पास एक और पॉइंट है, that is types of catalysis. Types of catalysis. Catalysis जो है, it is of 2 types. एक को हम कहते हैं होमोजीनियस कैटेलिसिस, आसान है समझना, ये वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, होमोजीनियस कैटेलिसिस। और दूसरा जो है दैट इज कॉल्ड एज हेटेरोजीनियस कैटेलिसिस। हेटेरोजीनियस कैटेलिसिस, होमोजीनियस कैटेलिसिस एंड हेटेरोजीनियस कैटेलिसिस। पहले हम लेंगे होमोजीनियस कैटेलिसिस। होमोजीनियस कैटेलिसिस, अब देख लीजिए, होमो मीन्स सेम। होमोजीनियस कैटेलिसिस जो है सिंपल है ये। होमोजीनियस कैटेलिसिस मीन्स व्हेन द कैटेलिस्ट इज इन द सेम फिजिकल स्टेट एज दैट ऑफ द रिएक्टेंट्स। यानी जिस फिजिकल स्टेट में रिएक्टेंट्स हैं, अगर उसी फिजिकल स्टेट में कैटेलिस्ट भी है, तो हम उस कैटेलिस्ट को या उस कैटेलिसिस प्रोसेस को होमोजीनियस कैटेलिसिस कहते हैं। तो सिंपली when the reactants and the catalyst are in the same phase or you can say are in the same physical state, they are in the same physical state। अगर ऐसा है, कैटेलिस्ट और रिएक्टेंट्स एक ही फिजिकल स्टेट में हैं या एक ही फेज में हैं, तो उस वक्त उस कैटलिस्ट को हम कहेंगे होमोजीनियस कैटलिस्ट, और जो प्रोसेस है दैट विल बी टर्म्ड एज होमोजीनियस कैटालिसिस। तो इसकी सिंपल सी एग्जांपल्स हैं। मिसाल के तौर पर एक एग्जांपल यहां पर मैं लिख रहा हूं, मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड in lead chamber process, manufacture of sulfuric acid by lead chamber process। ये मैंने आपको कल भी बताया था एक्चुअली कि सल्फ्यूरिक एसिड जो है, इसको मैन्युफैक्चर करने के लिए हम दो डिफरेंट प्रोसेसेस इस्तेमाल करते हैं। एक प्रोसेस का नाम है कंटैक्ट प्रोसेस और एक प्रोसेस का नाम है लेड चैम्बर प्रोसेस। तो जहाँ तक कंटैक्ट प्रोसेस का ताल्लुक है, यह हमें एक्चुअली स्टडी करना है पी ब्लॉक में जाके, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय कंटैक्ट प्रोसेस अक्सर बेसर एग्जाम में पूछा जाता है। तो खैर इंशाल्लाह वहाँ जाके हम इसको पढ़ेंगे पी ब्लॉक में। फिलहाल मैं यहाँ लेड चैम्बर प्रोसेस की बात करता हूँ। तो लेड चैम्बर प्रोसेस जो है, इसमें सल्फ्यूरिक एसिड मैन्युफैक्चर किया जाता है। तो सल्फ्यूरिक एसिड मैन्युफैक्चर करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के दरमियान रिएक्शन करानी पड़ती है। तो ये दो रिएक्ट करके सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाते हैं। तो बाद में हम इस सल्फर ट्राइऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं
या सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ही रिएक्ट कराते हैं। खैर फिलहाल आप यहाँ पर लीजिए कि वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो वाटर के साथ रिएक्ट करके ये H2SO4 बना। अब देखिए H2SO4, तो ये दूसरा सेटअप है इसका जिस वक्त सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। तो कहने का मतलब यह है कि सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए पहले हमें सल्फर ट्राइऑक्साइड की ज़रूरत है। तो ये सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है ये हम सल्फर डाइऑक्साइड से हासिल करते हैं। जब हम सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की रिएक्शन कराते हैं और वहाँ पर सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है, तो इस रिएक्शन के दौरान हम नाइट्रिक ऑक्साइड जो है एज ए कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना। अब देख लीजिए यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड जो हमने इस्तेमाल किया ये गैस है, ऑक्सीजन जो इस्तेमाल किया ये भी गैस है, नाइट्रिक ऑक्साइड जो इस्तेमाल किया ये भी गैस है। तो तीनों, हालांकि यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है सल्फर ट्राइऑक्साइड ये भी गैस है। इसलिए क्योंकि यहाँ पर रिएक्टेंट्स और कैटलिस्ट एक ही फिजिकल स्टेट में हैं, तीनों, दो रिएक्टेंट और एक कैटलिस्ट, तीनों गैसेस हैं या एक ही फेज में हैं, इसलिए यहाँ पर जो कैटलिस्ट नाइट्रिक ऑक्साइड इस्तेमाल हो गया इसको हम कहेंगे होमोजीनियस कैटलिस्ट, और ये जो रिएक्शन यहाँ पर हो गई दिस इज होमोजीनियस कैटलिसिस। तो सिंपल से एग्जांपल है। इसी तरह से आप एक और एग्जांपल देख लीजिए, जब हम कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में तब्दील करते हैं तो वहां पर रिएक्शन हो रही है बिटवीन कार्बन मोनोऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड, और वहां पर बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। फिर से देख लीजिए, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, ऑक्सीजन गैस है, नाइट्रिक ऑक्साइड गैस है, यानी यहाँ पर भी रिएक्टेंट्स जो हैं और कैटलिस्ट जो हैं वो एक ही फिजिकल स्टेट में हैं। एक और एग्जांपल देख लीजिए, बहुत सारी एग्जांपल्स इसमें हैं। एक और एग्जांपल देख लीजिए आप, अगर हम लेंगे हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट, हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट, हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट। इथाइल एसीटेट जो है इसकी फार्मूला है CH3COO C2H5। अब देख लीजिए C2H5 इथाइल ग्रुप है, CH3CO जो है ये एसीटेट ग्रुप है। अब देखिए एसिटिक एसिड आपने पढ़ा है CH3COH, CH3COOH एसिटिक एसिड है, और इसमें से हम हाइड्रोजन बाहर निकालेंगे। अब देख लीजिए CH3COOH, इसमें से अगर हम हाइड्रोजन बाहर निकालेंगे यहाँ रहता है CH3COO, तो ये है एसीटेट। तो यहाँ पर है CH3COO, हाइड्रोजन के बदले C2H5, इसलिए बन गई इथाइल एसीटेट। अब हम इस इथाइल एसीटेट को क्या करना है, हाइड्रोलिसिस यानी वाटर के साथ रिएक्शन कराना है। तो जब हम इसको वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये बनाता है CH3COOH यानी एसिड बनाता है, और बनाता है C2H5OH। सिंपल रिएक्शन हो रही है, CH3COOH यानी वाटर में से हाइड्रोजन यहाँ आता है और OH जो बच जाता है वो C2H5 के साथ जुड़ जाता है, तो इस तरह से C2H5OH बन गया और बन गया CH3COOH। अब देख लीजिए ये जो इथाइल एसीटेट है ये लिक्विड है, वाटर जो इस्तेमाल होता है ये भी लिक्विड है, और यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स बनते हैं एसिटिक एसिड CH3COH ये भी लिक्विड है, C2H5OH अल्कोहल इथेनॉल ये भी लिक्विड है। और इस यहाँ पर ये प्रोसेस एक्चुअली हमें होमोजीनियस कैटलिस्ट से गर्ज है। तो ये जो रिएक्शन हो रही है बिटवीन टू लिक्विड्स इथाइल एसीटेट एंड वाटर, दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये जो सल्फ्यूरिक एसिड का एक्वस सॉल्यूशन है तो ये भी लिक्विड है, सल्फ्यूरिक एसिड खुद लिक्विड है। अब चूंकि हम डाइल्यूट एसिड ले रहे हैं तो वाटर में ही डिजॉल्व करना पड़ता है, इसलिए लिक्विड है। अब देख लीजिए दोनों रिएक्टेंट्स लिक्विड हैं और कैटलिस्ट भी लिक्विड है। तो जैसे हमने बता दिया कि अगर ये एक ही फेज में हो रिएक्टेंट्स भी और कैटलिस्ट भी तो ये होमोजीनियस कैटलिसिस है। एक और एग्जांपल देख लीजिए, एक और एग्जांपल है सक्रोज C12H22O11। सक्रोज जो है अगर हम इसका एक्वस सॉल्यूशन लेंगे यानी डिजॉल्व करेंगे वाटर में सक्रोज को और फिर वाटर ऐड करेंगे इसको, तो सक्रोज की हाइड्रोलिसिस हो रही है,
ये बनाता है C6H12O6 ग्लूकोज और बनाता है C6H12O6 फ्रक्टोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ठीक है ना। तो ये रिएक्शन जो है इट आल्सो टेक्स इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एज कैटलिस्ट। तो इस तरह से हमें यहां पर भी रिएक्टेंट्स और कैटलिस्ट एक ही फिजिकल स्टेट में हैं, यहां पर भी जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वी गेट देयर एक्वस सॉल्यूशंस। तो यहां पर भी रिएक्टेंट जो हैं और कैटलिस्ट जो है ये चूंकि एक ही फेज में हैं, इसलिए इसको भी हम होमोजीनियस कैटालिसिस कहते हैं। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ होमोजीनियस कैटालिसिस। यानी आपने देख लिया कि होमोजीनियस कैटालिसिस जो है इसमें रिएक्टेंट और कैटालिस्ट एक ही फिजिकल स्टेट में होते हैं। अब है इसके साथ थ्योरी ऑफ होमोजीनियस कैटालिसिस, थ्योरी ऑफ होमोजीनियस कैटालिसिस, थ्योरी ऑफ होमोजीनियस कैटालिसिस। यानी जो होमोजीनियस कैटालिस्ट्स हैं ये कैसे रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीज करते हैं। तो ये जो होमोजीनियस कैटालिसिस है, यानी होमोजीनियस कैटालिस्ट जो है यहां पर कैटालिस्ट कैसे रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीज करता है, इसके लिए जो हम थ्योरी इस्तेमाल करते हैं उस थ्योरी को हम नाम देते हैं इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी। इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी। इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी नाम से जाहिर हो रहा है कि इस रिएक्शन के दौरान क्या होता है। इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी, इसके बारे में हमने थोड़ा बहुत केमिकल काइनेटिक्स में भी पढ़ा है, अगर आपको याद होगा वहाँ पर हमने इसके बारे में पढ़ा है। तो खैर अभी आपको वो बात भी जहन में आ जाएगी। पहले मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ कि इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी में होता क्या है। जैसा कि नाम से भी जाहिर है कि ये जो होमोजीनियस कैटालिस्ट्स होते हैं ये कैसे रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीज करते हैं। एक्चुअली होमोजीनियस कैटालिस्ट जो होता है ये दो में से एक रिएक्टेंट के साथ कंबाइन करता है। रिएक्टेंट जो हैं, रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स में तब्दील होने से पहले रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट में तब्दील होना है तो कैटलिस्ट जब हम इस्तेमाल करते हैं ये इसकी रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीज करती है। तो कैसे? दरअसल कैटलिस्ट जो होता है ये खुद रिएक्टेंट के साथ, दो में से एक रिएक्टेंट के साथ रिएक्शन करता है और बनाता है एक कंपाउंड। उस कंपाउंड को हम इंटरमीडिएट कंपाउंड कहते हैं। फिर वही इंटरमीडिएट कंपाउंड दूसरे रिएक्टेंट के साथ रिएक्शन करता है। तो उस रिएक्शन के दौरान ये कंपाउंड जो इंटरमीडिएट कंपाउंड बना था, जब ये दूसरे रिएक्टेंट के साथ रिएक्शन करता है, एक तो ये प्रोडक्ट बनाता है और दूसरा जो है ये कैटलिस्ट को रिजेनरेट करता है, यानी कैटलिस्ट वापस आ जाता है, हमें प्रोडक्ट बनता है। तो ये ज़्यादा अच्छी तरह से क्लियर होगा बाय टेकिंग एन एग्जाम्पल। जैसे आपने ऊपर देख लिया रिएक्शन बिटवीन सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन एंड प्रेजेंस ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड टू फॉर्म सल्फर ट्राइऑक्साइड। देखिए इस रिएक्शन के दौरान एक्चुअली होता क्या है। ये जो कैटलिस्ट है नाइट्रिक ऑक्साइड, इट रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन। नाइट्रिक ऑक्साइड जो है इट रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके बनाता है NO2। आप चाहें तो इस रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। यहाँ पर आएगा ट्वाइस NO, तो यहाँ आएगा ट्वाइस NO2, 2 नाइट्रोजन और 4 ऑक्सीजन, 2 नाइट्रोजन और 4। यानी नाइट्रिक ऑक्साइड जो है इट रिएक्ट, नाइट्रिक ऑक्साइड याद रखिए ये हम एज कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर कैटलिस्ट दो में से एक रिएक्टेंट के साथ ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, बनाता है NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। फिर यही नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है ये दूसरे रिएक्टेंट के साथ, हमारा दूसरा रिएक्टेंट है सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके ये बनाता है
सल्फर ट्राइऑक्साइड NO2 में से एक ऑक्सीजन SO2 के साथ जाता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता है और बनाता है NO नाइट्रिक ऑक्साइड। अब आप देख लीजिए हुआ क्या, अगर आप इस रिएक्शन को ऐड भी कर लेंगे, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कैंसिल होगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो एंड पे रहेगा सल्फर डाइऑक्साइड प्लस O2 प्लस NO गिव्स SO3 प्लस NO। तो NO जो है ये इस साइड पे फिर बन गया, यानी कैटलिस्ट हमारा जो था NO, यहाँ पर कैटलिस्ट वापस आ गया, रिजेनरेट हो गया कैटलिस्ट, और हमारा जो सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन रिएक्टेंट जो हैं ये दोनों मिलके सल्फर ट्राइऑक्साइड में तब्दील हो गई, प्रोडक्ट में तब्दील हो गई। तो बीच में से जो ये NO2 बन गया ये इंटरमीडिएट था। अब आप समझ गए ना, यानी इस रिएक्शन के दौरान जब हम सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके सल्फर ट्राइऑक्साइड में तब्दील करते हैं और कैटलिस्ट नाइट्रिक ऑक्साइड इस्तेमाल करते हैं, इस रिएक्शन के दौरान ये जो कैटलिस्ट नाइट्रिक ऑक्साइड है इट रिएक्ट्स विथ वन ऑफ द रिएक्टेंट्स ऑक्सीजन टू फॉर्म नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। दिस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज इंटरमीडिएट कंपाउंड, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ प्रोडक्ट्स में कहीं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नहीं है। फिर यही इंटरमीडिएट कंपाउंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो बन गया इट रिएक्ट्स विथ अनदर रिएक्टेंट सल्फर डाइऑक्साइड एंड गिव्स द प्रोडक्ट SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड और वापस बनता है NO। ठीक है ना, फिर यही NO दूसरे ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके फिर से रिएक्शन करेगा, फिर नाइट्रिक ऑक्साइड रिजनरेट होगा, फिर रिएक्शन करेगा। इस तरह से हमें बार बार नाइट्रिक ऑक्साइड इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, थोड़ा सा नाइट्रिक ऑक्साइड इस्तेमाल करके हमारा काम चल जाएगा। इसीलिए कैटलिस्ट जो होते हैं इनकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है, दे आर वेरी हाई एफिशिएंसी, क्योंकि हमें ज़्यादा कैटलिस्ट इस्तेमाल नहीं करना पड़ता है, थोड़ा सा कैटलिस्ट इस्तेमाल करके रेट ऑफ द रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो ये एक एग्जाम्पल थी जहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि जो कैटलिस्ट है वो कैसे इंटरमीडिएट बना के रेट ऑफ द रिएक्शन को इंक्रीज कर रहा है। अब एक और पॉइंट जो यहाँ पर आपको ज़रूरी अंडरस्टैंड करना है, बताया है मैंने वो, तो यहाँ पर फिर से सुन लीजिए कि ये जो कैटलिस्ट है नाइट्रिक ऑक्साइड कैटलिस्ट जो हमने इस्तेमाल किया, इसकी वजह से रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीज क्यों हो गई है। दरअसल आपने अगर याद होगा, आपको एक्टिवेशन एनर्जी आपने पढ़ी है कि रिएक्टेंट जो होता है ये प्रोडक्ट्स में तब्दील होता है। रिएक्टेंट जो है इट चेंजेस इनटू प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट जो होते हैं इनकी एनर्जी ज़्यादा होती है, प्रोडक्ट्स की एनर्जी कम होती है, इसलिए रिएक्टेंट आसानी के साथ, या रिएक्टेंट जो होता है ये चाहता है कि मैं प्रोडक्ट में तब्दील हो जाऊं, क्योंकि रिएक्टेंट स्टेट में इसकी एनर्जी ज़्यादा है, प्रोडक्ट स्टेट में इसकी एनर्जी कम है। जब सब्सटेंस हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में तब्दील होता है तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो मगर ये रिएक्टेंट जो होता है ये डायरेक्टली या आसानी के साथ ये प्रोडक्ट्स में तब्दील नहीं होता है, क्योंकि रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में तब्दील करने के लिए पहले हमें यहीं से एनर्जी देनी पड़ती है। जो एनर्जी हम यहाँ से देते हैं एक्स्ट्रा एनर्जी इन ऑर्डर टू कन्वर्ट रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट, उसको हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं, जो आपने पढ़ा है एक्टिवेशन एनर्जी। जब तक हम एक्टिवेशन एनर्जी ना दें तब तक रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स में तब्दील नहीं होता है। आपने इसकी बहुत सारे एग्जांपल्स पढ़ी हैं, जैसे बर्निंग ऑफ वुड जो है, उसमें भी क्योंकि वुड और ऑक्सीजन जलकर वहीं से हीट एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, मगर पहले रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए पहले हमें यहीं से हीट देनी पड़ती है। जो हीट हम यहां से दे रहे हैं दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है ना, तो मान लो ये जो रिएक्टेंट था इसकी एनर्जी इस लेवल की थी, तो फिर मैंने इसको एनर्जी सप्लाई करके यहां तक पहुंचा दिया, इसकी एनर्जी बढ़ गई, तो ये एक्स्ट्रा एनर्जी जो हमने दे दी इसकी एनर्जी को रेज करने के लिए, यही तो एक्टिवेशन एनर्जी है। और फिर जब इसने एक्टिवेशन एनर्जी अख्तियार की, फिर ये रिएक्टेंट आसानी के साथ प्रोडक्ट्स में तब्दील हो जाता है। तो जब ये प्रोडक्ट्स में तब्दील होता है, प्रोडक्ट स्टेट में इसकी एनर्जी बहुत कम होती है, ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी फिर है ये फिर रिलीज करता है एनर्जी। तो इस तरह से रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट्स में तब्दील हो जाता है। तो जब हम कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं तो कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट इस रिएक्टेंट को प्रोडक्ट्स में इसी तरह तब्दील करता है, मगर सिर्फ एक काम ये करता है, ये एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर रहा है। अगर हम विदाउट कैटलिस्ट रिएक्शन कराएंगे
तो इतनी एक्टिवेशन एनर्जी देनी पड़ेगी। अब अगर हम इन प्रेजेंस ऑफ ए कैटलिस्ट रिएक्शन कराएंगे तो थोड़ी सी एक्टिवेशन एनर्जी, आप देखिए यहाँ पर कितनी एक्टिवेशन एनर्जी है व्हेन वी यूज अ कैटलिस्ट, और जब हम कैटलिस्ट के बगैर रिएक्शन कराएंगे तो फिर देख लीजिए ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी देनी पड़ती है। जाहिर सी बात है, इतनी एनर्जी देते देते ज़्यादा टाइम लगेगा, इतनी एनर्जी देते वक्त कम टाइम लगेगा। जब टाइम कम लगता है तो इसका मतलब है रिएक्टेंट जल्दी प्रोडक्ट्स में तब्दील हो जाता है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो कैटलिस्ट होता है ये एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर रहा है और इसीलिए ये जल्दी जल्दी रेट ऑफ द रिएक्शन जो है इसको इंक्रीज करता है या रिएक्टेंट्स को आसानी के साथ प्रोडक्ट्स में तब्दील करता है। अगर आपको याद होगा, हमने एक और बात यहाँ पे कही थी उस दिन केमिकल काइनेटिक्स में कि ये जो कैटलिस्ट होता है ये दरअसल एक अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करता है to the reactants to get converted into products. Without catalyst, the reactant opts this path. It follows this path, and this path needs higher energy, more energy. This is why it takes more time when the reactant is converted from reactant to products. ठीक है ना। और जब हम कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं, कैटलिस्ट इस रिएक्टेंट को प्रोडक्ट्स में तब्दील करता है, बट इट गिव्स इट एन अल्टरनेट पाथ, दूसरा रास्ता इसको मुहैया करता है, वो रास्ता जिस रास्ते पे कम एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो इसीलिए कम एनर्जी की जरूरत पड़ने के सबब रिएक्टेंट आसानी के साथ प्रोडक्ट्स में तब्दील हो जाता है, रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीज हो जाती है। तो ये बात समझाने के लिए मैंने उस दिन आपको एक और बात भी कही थी, वो ये कि जिस वक्त रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स में तब्दील होता है, आप यूं समझ लीजिए ये एक ऐसी ही बात है जब हमें एक वैली से दूसरी वैली में जाना होता है तो इन दो वैलीज के दरमियान जाहिर सी बात है एक पहाड़ होगा, हिल होगा, चोटी होगी, तो हमें ये चोटी सर करनी पड़ती है। जब हम चोटी को सर करेंगे तब कहीं जाके हम एक वादी से दूसरी वादी में पहुंच जाएंगे। तो अगर हम इस वादी को क्रॉस करने के लिए सीधे चोटी पे चढ़ेंगे फिर दूसरे साइड पे उतर जाएंगे तो ये रास्ता जो होगा ये टीडा हो, डिफिकल्ट होगा, इट विल टेक मोर एनर्जी। अब अगर हमने ये चोटी क्रॉस करने के लिए एक साइड वे पाथ लेंगे तो साइड वे पाथ जो है जिसको हम कश्मीरी में दोलवत कहते हैं, तो उस रास्ते से हम आसानी के साथ एक वादी से दूसरी वादी में जा पहुंचते हैं। तो आप ये समझो कि जो कैटलिस्ट है इट प्रोवाइड्स एन अल्टरनेट पाथ, a path for the reactant to get converted into product, and that path requires least amount of energy. This is why in presence of catalyst the reactant gets converted into product at a higher speed. So in homogeneous catalysis the catalyst forms the intermediate product, and that intermediate product finally changes into the main product, and the catalyst is regenerated during the reaction. And you can find so many examples, as I have given the examples of homogeneous catalysis above. All these reactions can be explained by taking this intermediate compound formation theory into consideration. So it is one type of catalysis which we call homogeneous catalysis. Tomorrow inshallah we will discuss heterogeneous catalysis, and we will also move to enzymes inshallah. So for today this is sufficient. Hope you might have understood the lesson. Thank you very much.